हिंदुस्तान शुमाली पंजाब के तहद नगाह फैले गंदम के खेतों में उगता सूरज बहार का इस्तकबाल कर रहा था। करीब हिवा के कस्बा जानकपुरी की बदनाम ज़माना तहाड़ जेल में 12 साल से कैद तन्हाई में रखे गए कैदी को फांसी देने की तैयारियां की जा रही थीं। रवाज के बरखिलाफ न उसकी ख़ानदान से आखिरी मुलाकात करवाई गई और न ही उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। रियासत हिंदुस्तान उसके खिलाफ कोई जुर्म साबित करने में नाकाम रही थी, लेकिन रियासत की रिट को कायम करने के लिए उसकी मौत को मसाल बनाना ज़रूरी था। 13 दिसंबर 2001 5 मुबैना दहशतगर्दों ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पर हमला किया था। एल के अडवाणी ने कहा, हमलावर देखने में तो पाकिस्तानी लगते हैं। हिंदुस्तान पुलिस चंद दिन में अफजल गुरु तक पहुंच गई। पुलिस के पास अफजल के खिलाफ सबूत तो कोई न था, बस वो जानते थे कि पार्लियामेंट पर हमले का मंसूबा अफजल ने ही तैयार किया है। हिंदुस्तानी अदालतों में 12 साल तक मुकदमा चलता रहा, लेकिन काल कोठड़ी में अफजल गुरु जानते थे कि फैसला क्या है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अफजल पर जुर्म तो साबित नहीं कर सकते, लेकिन देश की जनता की भावनाओं को देखते हुए अफजल गुरु को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। 9 फरवरी 2013 सुबह की रुपहली किरणों के साए में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। दिल्ली दरबार के हुक्म पर अफजल गुरु को दफन तो कर दिया गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अफजल गुरु तो एक बीज था। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर, कश्मीर, मेरे कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हरफराज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, मारूफ कश्मीरी रहनुमा अफजल गुरु की शहादत को 4 साल गुजर गए हैं। कल यानी 9 फरवरी उनकी बरसी है। कश्मीरी आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या, यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा रहे हैं। जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर किस जानिब जा रही है, किस समझ जा रही है, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इंतहाई मोहतरम औरिया मकबूल जान साहब ने। औरिया साहब, ये बताइएगा, जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर, बुरहान वानी, अफजल गुरु जैसे बड़े नाम चले गए, क्या अब कश्मीर के अंदर से कोई और क़यादत उठने वाली है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब क़यादत से ज़रा मुख्तलिफ मामला हो गया है। अब यह है कि आपको हर घर में एक क़यादत मिल रही है। एक ज़माना था कि जब कश्मीर में जिस वक्त पहली मूवमेंट चली है तो 2-3 नाम होते थे। मसलन शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम होता था कि उन्होंने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। सरदार अब्दुल कयूम साहब बुजुर्ग रहनुमा थे, मुजाहिद अव्वल उनको कहा जाता था। गुलाम अब्बास थे, इनको कहा जाता, बहुत पसंद करते थे। उनकी भी एक मूवमेंट थी बहुत बड़ी जो चली थी। और कश्मीर के बारे में एक बड़ी तय बात थी कि कश्मीर जो है उसके मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान से पहले ही ग्रोगरा राज से निजात हासिल करना चाहते थे, क्योंकि अक्सरियत कश्मीरियों की जो थी वो मुसलमान थी और उसको अंग्रेज़ों ने सेल किया था। मैं सेक्रेटरी आर्काइव्स रहा हूँ। वो जो मुआहदा है जो 50 लाख रुपए में पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो बेच दिया गया था, वो लाहौर के अंदर आर्काइव्स का जो वो मकाम है जहां वो रखे जाते हैं डॉक्यूमेंट, वो अनारकली के मकबरे में है। अच्छा, तो अनारकली के मकबरे में वो डॉक्यूमेंट वहां मौजूद है और हमने उसको सामने बल्कि इसका डिस्प्ले पे रखा हुआ। आज भी अगर आप सेक्रेटेरिएट के अंदर अनारकली का मकबरा है उसके अंदर जाएं तो वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है। राइट। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन कश्मीर के अंदर है वो एक इंतफादा थी 80s में उठी, जो मिलिटेंट मूवमेंट बिल्टअप हुई, जिसमें लोगों ने हथियार उठाए और जिसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाज आते हैं। राइट। जिनको वो कहते हैं कि वहां से वो आतंकवाद आते हैं, जिनको हम मुजाहिदीन कहते हैं। तो उनकी इंडिजिनस मूवमेंट थी। 1 लाख कब्रें, 1 लाख लोग तो नहीं जा सकते ना कहीं। 1 लाख शोहदा की कब्रें हैं और इज्तिमाई कब्रें अभी तक वहां पर दरियाफ्त हो रही हैं। लेकिन असल मसला मैं सिर्फ यहां पर ये लाना चाहता हूं कि हम रोज खड़े होके पाकिस्तान की हुकूमत भी और दुनिया के साथ कि कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये बात होता है। पहली बात तो एक अक़वाम मुत्तहिदा है क्या? 1945 के अंदर 5 बड़ी ताकतों ने मिलके एक ऐसा फोरम बनाया जिसके अंदर अमेरिका को एक हेजेमनी दी गई कि वो इस दुनिया को कंट्रोल करे। रूस अमेरिका का साथी था जी,
क्योंकि जर्मन के खिलाफ लड़ा था जी। जर्मन को सप्रेस करके, इटली को सप्रेस करके उन्होंने मार मूर दे के खत्म कर दिया हुआ था। अब मैं 3-4 वाकयात आपको बताता हूं यूनाइटेड नेशंस के, कि जिसमें यूनाइटेड नेशंस की ने कोई रोल नहीं अदा किया, हालांकि वो वहां मौजूद थी। एक शहर था सर्बनिस्त्रा, जी, बोस्निया का ये शहर था, और इस शहर में ये 1995 की जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा को पता था कि इसके इर्द गिर्द सराउंड कर दिया गया है सर्ब्स ने, अच्छा, घेरा डाल दिया, ठीक है, और डिक्लेयर किया था कि इट इज अ सेफ जोन। ये क्योंकि पीस कीपर वहां उनके मौजूद थे, जी जी, और सेफ जोन डिक्लेयर किया गया। पूरी दुनिया को पता था कि वो उन्होंने इसको घेरा डाला है और वो उनको मारने जा रहे हैं। ये जो बंदा था मिलोसेविच, इसमें बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे 2 नंबर सा मुकदमा चलाया है, इसने फ्रांस के पेरिस शहर में खड़े होकर कहा था, डू यू वांट टू हैव अ मुस्लिम कंट्री इन द हार्ट ऑफ द यूरोप और नॉट? राइट, तुम सोच लो यूरोप के ईसाइयों कि तुम एक मुसलमान मुल्क यहां बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो। ठीक, जुलाई में उन्होंने घेरा डाला। तारीख का बदतरीन मामला यह हुआ कि माओ से उनके बच्चे छीने गए, बीवियों से उनके शौहर छीने गए, बाप छीने गए औलाद के सामने से, बेटियों से जी, 8,700 लोगों को खड़ा किया गया और गोलियों से भून दिया गया। भून दिया गया, पीस कीपर्स वहां मौजूद थे, और यूएन के, और यूएन के, ठीक, कोई हरकत, और उनको पता था। उसके बाद इसी साल के आसपास 1994 में एक मुल्क था रवांडा, जी, उस रवांडा में जो तुत्सी थे, ये बेचारे एक कबीला था जी, वहां का रहने वाला, जी 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 जी, सिर्फ 10 या 11 दिन के अंदर हुतू कबीले के लोगों ने, और आप अंदाजा करें कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स वहां भी मौजूद है, हुतू सबको पता था कि यह होने वाला है, जी, सबको पता था कि वहां पर जुल्म और बर्बरियत होने वाली है। इंटरनेशनल फोर्स को 11-12 दिनों के अंदर 10 लाख लोगों की खोपड़ियों के मीनार बनाए गए। ओह माय गुडनेस, माय गुडनेस, 10 लाख लोग कत्ल हुए हैं। फ्लैग लहरा रहे थे यूनाइटेड नेशंस के, उसके ऊपर झंडे वाली गाड़ियां जा रही थी। दिस इज टू कॉल द यूनाइटेड नेशंस। सर ऐसे इदारे से हम तवक्को कर रहे हैं, अगला मैं एक और इंसिडेंट बताता हूं जी, एक मुल्क है कांगो जी, इस मुल्क के पास 24,000 अरब डॉलर के मादनियात हैं, सोने के हिसाब से, हीरे हैं, टिटालियन, पता नहीं क्या क्या कुछ है। जी जी, आप अंदाजा करें कि इस कांगो के अंदर आज तक वहां पर उनका रेजोल्यूशन है 2098, जी जी, जिसके तहत वो कहते हैं कि हम पीस कीपर नहीं पीस एनफोर्सर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी हालत यह है कि 2500 फौजी थे वहां पर, और बेल्जियम के 10 फौजी वहां से उन मारे गए थे, जी। और पूरे के पूरे 2500 विड्रॉ किए गए ताकि सारे के सारे लोगों को मार दिया जाए। आज तक कत्लो खारत वहां चल रहा है। ये है यूनाइटेड नेशंस जिससे हम तवक्को रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस समझती है कि बुनियादी तौर पर हम 2 नेशंस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा सकते हैं। जी, यही मामला जो है वो उसका इजराइल और पैलेस्टीन का है। आप अंदाजा करें कि इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर कम से कम 750 के करीब ऐसी करारदादें हैं कि जो अमेरिका ने वीटो की हैं इन फेवर ऑफ द इसराइल। जी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो आप तवक्को खत्म करते हैं। राइट। तो सर ये बता दें, भारत कब ये समझेगा कि कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम और मलजूम है? देखें, अगर कोई शख्स ये समझता है ना जी कि इस दुनिया की तारीख में पीस कीपिंग से, पीसफुल मूवमेंट से आज़ादी मिली है, जी, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, भूल है, गलतफहमी है। या तो इंटरनेशनल इंटरवेंशन होती है, जी, वो मुसलमानों के लिए करेगा कोई नहीं। अभी तक जो मुल्क आज़ाद हुए हैं वो 2 तो मुल्क बड़े फेमस आज़ाद हुए हैं, और दोनों क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर आज़ाद हुए। पहला मुल्क आज़ाद हुआ ईस्ट तैमूर, ऑस्ट्रेलिया की फौजें वहां आई, जी, आके यूनाइटेड नेशन फौजों को कहा निकलो यहां से। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठी हुई, ईस्ट तैमूर आज़ाद हो गया। ठीक। दूसरा आया है सदर्न सूडान, जी, ये आखिरी मुल्क है जी, जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना है 193 मुल्क होके। राइट। अब 193 मुल्क हो गए हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। जी, जी, और ये वो मुल्क है, वो भी ईसाइयत की बुनियाद पे उन्होंने
वही जो सूरत है, इसको हम दारफुर कहते हैं, दारफुर वही कहते हैं, जी, जी। सदर्न सूडान, ये वो मुल्क है, 1993 मुल्क हो चुका। मिंदानाओ का मामला अभी तक चल रहा है फिलीपींस के तहत। उनकी मूवमेंट है, उन्होंने खड़े होकर खुद हथियार बंद होकर ये चीज उठाई है। ठीक। मुझे आज भी याद आता है अब्दुल वकील मुतवक्किल की वो बात जो उसने पाकिस्तान के एम्बेसडर को कही थी, अफगान वज़ीर खारजा था जी। उसने ये कहा था, देखो ये तुम मुझसे जहां चाहो दस्तखत करा लो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन याद रखो कश्मीर ऐसे आजाद नहीं होगा। तो सर कैसे आजाद होगा? कश्मीर- दैट्स द क्वेश्चन। कश्मीर फाइट से आजाद होगा। फाइट, कोई और जिहाद। कश्मीरियों को खड़ा होना पड़े। और आपको एक बात बताऊं आपको, जी, इसलिए खड़ा होना पड़ेगा कि और कोई रास्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी ने छोड़ा ही नहीं। देखे ना, आजादी के लिए मूवमेंट चलाना, अगर नेल्सन मंडेला चलाए तो हीरो है, चिगुएरा चलाए तो हीरो है। अली गिलानी से ज्यादा जेल काटी है नेल्सन मंडेला ने। नो, अली गिलानी से ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त किया नेल्सन मंडेला ने। क्या साउथ अफ्रीका के लोगों की कुर्बानियां कश्मीरियों की कुर्बानियों से ज्यादा है? नो वे। शर्म का मकाम है उस इंटरनेशनल कम्युनिटी का और उन लोगों का कि जो नेल्सन मंडेला की तस्वीर लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह का नाम नहीं लेता, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है। ये हमारे सेकुलर्स की बुनियादी तौर पर दयानतदारी है। कोई शख्स अली गिलानी को नहीं कहेगा तुम हीरो हो, इसलिए कि ये लोग सेकुलर नहीं, Right. ये एंटी इस्लामिक हैं, ये एंटी मुस्लिम है बुनियादी तौर पर। अली गिलानी अगर इस दुनिया में जमीर जिंदा होता तो अली गिलानी का नाम नेल्सन मंडेला से ऊपर होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके कमेंट आ गए। कश्मीर के ऊपर इंतहाई अहम डिबेट नाज़रीन आपने सुनी। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किसने कहा है कि महकमे अपना क़िबला दुरुस्त कर लें, यह चीज आइंदा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसने कहा है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि महकमे अपना क़िबला दुरुस्त करें, करप्शन के हवाले से ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर हम बातचीत करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, लामहदूद इख्तियारात की बात की गई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरह लामहदूद इख्तियारात हैं। इस मोमेंट पर यह बात कहने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, बुनियादी तौर पर मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा नाकाम हुई है जी, वो करप्शन को रोकने के अदारे हैं। ठीक। कोई अदारा इतना नाकामी का मुंह उसने नहीं देखा जितना करप्शन को रोकने के अदारे हैं। जी, हर हुकूमत ने अपना एक करप्शन का अदारा बनाया है। 1959 के अंदर कॉर्नेलियस रिपोर्ट आई थी जी, और कॉर्नेलियस रिपोर्ट के बिगनिंग के सेंटेंसेस बड़े कमाल के हैं। उस वक्त सीएसपीज होते थे कि जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते थे कि हम ईमानदारी का पहाड़ हैं। जी। और लिखता है, गॉन आर द डेज व्हेन सीएसपीज वर ऑनेस्ट। अच्छा, गए दिन जब सीएसपी ऑनेस्ट Honest होते हुआ थे। करते थे। अभी 3 जो मेजर केसेस हैं वो सीएसपीज के ऊपर हैं। उस जमाने के एक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज होते थे, जी, उनके बेटे की जो शादी थी, उस शादी के ऊपर जो तोहफे में मिलने वाली अशिया थी उनमें से 6 मर्सिडीज गाड़ियां भी शामिल। माय गुडनेस, माय 50s गुडनेस, की बात। अंदाजा करें मैं आप। उन बंदे को, उनको भी जानता हूं, उनके बेटे को भी जानता हूं। उनके बेटे बहुत बड़े सियासी रहनुमा बाद में बने थे। बड़ी कमाल की बात सर, है। इतनी जो लोग- महंगी गाड़ियां देता कौन है वैसे बाय द वे? जिस बंदे ने, जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडस्ट्रीज का टेक्सटाइल का कोटा लेना होता है, जी, जी। या किसी और फर्म का कोटा लेना होता है, वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को दे के जाता है। अच्छा, ठीक है। ये बड़े लेवल के करप्शन जो है ये ब्यूरोक्रेसी में दर आई थी। अच्छा, सियासतदान बहुत हद तक अपने आप को उन्होंने करप्शन से दूर रखा हुआ था। राइट। सेल्डम में पॉलिटिशियंस वाज करप्ट। जी, भुट्टो दौर तक भी करप्शन उनमें नहीं थी। हालत ये थी कि बहुत कम फाइनेंशियल करप्शन नहीं थी, वैसे किसी ने ज्यादा होता था कि एक परमिट होता था, रूट परमिट जैसे कहते जी। हैं, वो दिया करते थे जो कि बसों में इस्तेमाल होता था, जैसे हमारे यहाँ पंजाब की सड़कों पे गाड़ियां दौड़ाने के लिए। और दूसरा राशन कार्ड का डिपू होता था। ठीक। दैट वाज द मैक्सिमम करप्शन जो होती थी। बड़े लेवल पे थोड़ी बहुत होती होगी लेकिन इतनी ऑब्वियस नहीं थी। ठीक। सिकंदर मिर्जा जब यहाँ से गया है तो सिकंदर मिर्जा ने फ्रांस में एक होटल में जाके नौकरी की थी। सोहरावर्दी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी लाश जब
पाकिस्तान लाने के लिए उनकी बीवी ने कहा था तो उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पीआईए से क्रेडिट पे टिकट ली थी कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पे कर दूंगी। राइट। ये हालत थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी भुट्टो के भी वजीर जो थे उनके फाइनेंशियल करप्शन, खा मुस्तफा खर था, खा वो हनीफ रामे था, खा वो, जो बात सही है, हालांकि हम भुट्टो के मुखालफिन में से हैं, लेकिन जो बात उनकी ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी पैसे बनाने वाला मामला कोई नहीं था, बाकी चीज़ और। लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में, जुनेजो गवर्नमेंट के दौरान जो असेंबली बनी, जिसमें कुछ 1985 के में उन्होंने जो एमपीए फंड्स और एमएनए फंड्स शुरू किए तो उस पर करप्शन का मामला आया। यहां पर जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट था जी, इस एंटी करप्शन को एक महदूद किस्म का डिपार्टमेंट बनाया गया था। ये करता था कि ये 16 ग्रेड से 17 ग्रेड से ऊपर जो है वो चीफ सेक्रेटरी परमिशन देगा। तो आज भी यही है। अच्छा, आज भी उसका हेड जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, जी, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी होता है, उसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को उतने इख्तियार दिए होते हैं। राइट। हर सूबे के अंदर। राइट। बल्कि बलूचिस्तान में तो सेक्रेटरी एसएनजीडी के पास है। अच्छा, ठीक। अब वो करता क्या है? वो करता ये है कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ता है, पटवारी को पकड़ लिया, एसएचओ को भी नहीं पकड़ता, उसको पता था एसएचओ उसकी गर्दन मरोड़ देगा। एएसआई को पकड़ा, एएसआई को भी नहीं पकड़ते। अच्छा, मुहर्रर को जाके पकड़ा, ओए तुम फियारे दर्ज नहीं करते, तुम्हारी ऐसी की वो कहता है माई बाप कोई मसला नहीं, आपको सेब चाहिए, आपको फलां चाहिए। मतलब एंटी करप्शन बजाते खुद एक ऐसा अदारा बन चुका हुआ है कि जो खुद करप्शन को इन्फोर्स करता है। ठीक, उसके बाद नैब बना। नैब है, एफबीआई है। जी हाँ, नहीं, एफआईए ये तो और तरह एंटी करप्शन अदारे नहीं है ना। जी। नैब बना, फिर आपके स्पेशल ब्रांच और दूसरी अदारे हैं जो रिपोर्ट करते हैं। इस नैब में जनरल अमजद ने सबसे पहले फ्री लाइसेंस मांगने की कोशिश की कि मुझे फ्री लाइसेंस दिया जाए ताकि मैं जर्नैलों को भी उस तरह पकड़ूं जिस तरह मैं पॉलिटिशियंस को पकड़ता हूं। ठीक। लेकिन नैब की इतनी ज्यादा फाइलें बनती गईं और उस फाइलों के हुआ यह कि आखिर उसको नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सारी काफ लीग जो है वो नैब ने बनाई है, अगरचे कि उनमें हमारे दोस्त भी हैं, सब कुछ हैं। तुम्हारे खिलाफ ये है फाइल, जी तुम इधर आ जाओ, तुम्हारे पास ये फाइल, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारे पास ये फाइल, पूरी की पूरी नैब ने पूरी कोशिश के साथ। और आप हैरान होंगे कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वजीर आला जो थे बलूचिस्तान में आए थे, वासा का एक केस था जी। उस वासा के केस के अंदर उस वजीर आला का नाम आता था, समरी जो थी उन्होंने अप्रूव की हुई थी, मेरे पास वो समरी मौजूद थी क्योंकि मैं एमडी वासा था। मैं कोर्ट के अंदर उसकी फोटोकॉपी जब लेके गया जी, तो ओरिजिनल समरी गायब थी, एक और फोटोकॉपी मौजूद थी जिसमें वजीर आला के दस्तखत नहीं थे। उस चीफ सेक्रेटरी के नीचे उसके पीए से दस्तखत करा के समरी वापस भेजी गई थी। मैं वहां चीखता रह गया कि ये बंदा आता है, लेकिन चूंकि उसको वजीर आला बनाना था, उसको काफ लीग में लाना था, वो काम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि नौशरफ साहब ने नवाज शरीफ की यहां पर अथॉरिटी को खत्म करने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी को खत्म करने के लिए उन्होंने यहां पर नैब बनाया। उसके बाद करप्शन या तो यह था कि नवाज शरीफ के खिलाफ नवाज शरीफ खुद करते जी करप्शन के खिलाफ, लेकिन इन्होंने भी हर उस शख्स को पैट्रनेज दी कि जो शख्स उनका वफादार था लेकिन करप्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब ओपन मैसेज दे दिया है? ओपन मैसेज दे दिया। ओपन मैसेज थे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन। एक उसका अनीता तुराब का डिसीजन है। जी हाँ, बिल्कुल। अनीता तुराब के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई इलीगल ऑर्डर तुम ना मानो, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो है उनके तो कमर में से सरिया खत्म हो चुका हुआ है। इतने बड़े डिसीजन के बावजूद कि वो जाके कह सकते हैं कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है हम तुम्हारा इलीगल ऑर्डर नहीं मानते, उसके बावजूद भी हाथ बांध के खड़े होते हैं। नवाज शरीफ के पीछे नवाज शरीफ वाले होते हैं, पीपल पार्टी वालों के पीछे पीपल पार्टी वाले होते हैं, सनाउल्लाह ज़ाहिरी हमारे दोस्त हैं उनके पीछे उनके वाले होते हैं, और केपीके में भी हालत तब यही है। लेकिन किसी हद तक को जो पुलिस का मैं अक्सर कहता हूं उसको इंप्रूव उन्होंने किया है बहुत हद तक। लेकिन इस सारे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो नोटिस लिया है पंजाब के अंदर स्टंट स्टंट का जो मामला था, चाइनीज स्टंट के मामले में पंजाब में ख्वाजा हारिस साहब हैं जी। ख्वाजा हारिस साहब जो हैं ये पंजाब के शहबाज शरीफ साहब के अटॉर्नी जनरल होते थे जी जी। मैं जब यहाँ पर था एक पता नहीं किस केस में तो मैं उनके पास जाके, क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हम जाया करते थे जी जी। उन्होंने पता क्या बात की, मैं हैरान रह गया। Appearing on behalf of the LDI companies, Khaja Haris said the Apex Court had played a role as a complainant in the case due to which departments came under pressure
अंडर प्रेशर हाउ? कि आप सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस लिया है, उसको वो कहते हैं आप कंप्लेनेंट बन गए हो, इसलिए डिपार्टमेंट थर-थर कांपने लग गए हैं। ओ भाई, एक अगर करप्ट आदमी, बददियानत आदमी थर-थर कांपता है तो क्या है? कुछ तो है, कुछ तो है जी बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आप पेश करेंगे अपनी चीजें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी चीजों के अंदर बददियानती मौजूद है जी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तियारात कौन से हैं? जी। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ये इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, ये इख्तियारात हाई कोर्ट के पास भी है। हाई कोर्ट के पास भी सुओ मोटो इख्तियारात है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी सुओ मोटो इख्तियारात। सुप्रीम कोर्ट के पास पब्लिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, और इनके पास तो वैसे ही वायलेशन के हिसाब से हाई कोर्ट के पास तो वसी इख्तियारात है सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो के। लेकिन सर यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अनलिमिटेड। उसकी वजह यह है कि ये जो 184(3) है, इसको 187 के साथ आपको मिला के पढ़ना पड़ेगा। ओके 187 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट जस्टिस प्रोवाइड करेगी। राइट। अब मसला पता है क्या है जी? दो फर्क होते हैं, एक होता है रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं कानून की हुक्मरानी, एक होता है रूल ऑफ जस्टिस, उसे कहते हैं इंसाफ की हुक्मरानी। जी। रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की हुक्मरानी में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक। कानून की हुक्मरानी ये कहती है कि 400 मेंबरान असेंबली अगर ये बिल पास करते हैं कि पनामा लीक्स जो हैं उसके अंदर सारा पैसा जो भी बंदा खाता है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट केस बंद कर देती है, तो ये होगी कानून की हुक्मरानी। जी। 400 मेंबरान असेंबली खड़े होकर ये कहते हैं कि कल से ओरिया मकबूल जान की जायदाद जो है वो जब्त कर ली जाए। जी ठीक। तो ये एक कानून है और तमाम जब्ती के ऑर्डर भी हो जाते हैं और मेरी कोई अपील नहीं सुनता। ये होती है कानून की हुक्मरानी। राइट। इंसाफ की हुक्मरानी ये है कि मेरी जायदाद एज अ नेचुरल जस्टिस के तौर पे कोई नहीं ले सकता। राइट। पनामा लीक की इंक्वायरी एज अ नेचुरल जस्टिस पे होनी चाहिए। तो अल्टीमेट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए अगर कानून मौजूद नहीं है तब भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा रास्ता इख्तियार करेगी कि इंसाफ फराहम करे। राइट। इसलिए जो सवाल जो बेसिकली पनामा लीक में सवाल 184 के 3 के तहत हम सब कुछ कर सकते हैं कि जो कानून के अंदर मुहैया नहीं है। और सब कटिंग इट वेरी शॉर्ट, सिर्फ ये बता दीजिए क्या करप्शन और पनामा समेत मामला जितने केसेस हैं उस हवाले से किसी बड़े फैसले होने का इशारा दे दिया? देखिए मुझे समझ नहीं आती। देखिए इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे जी, जो कुछ भी है जैसे भी शख्सियत थी, लेकिन उन्होंने रिलीफ दिया था जी, और मैं उनको बुनियादी तौर पर समझता हूं कि उन्होंने बहुत रिलीफ दिया था। ठीक। और एटलीस्ट हमारे ब्यूरोक्रेट और हमारे वो लोग जो थे वो जब उनको एक दफ़ा नोटिस आ जाता था तो सुप्रीम कोर्ट जाते हुए थर थर कांपते थे, अपने सियासी आकाओं को कहते थे खुदा के लिए बचाओ इसको जी, खुदा। इन्होंने बकायदा लिख के दिया है वजीर आजम को उस जमाने के और वजीर आला को, हम काम नहीं कर सकते, हमें तो रोज इफ्तिखार चौधरी जो है वो खड़ा करता रहता है और हमें वो अपना सलवातें सुनाता है जी। तो मैंने उस वक्त कहा था, मैं नौकरी में था उस वक्त, और मैंने टीवी प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा तुम्हारे दरवाजे पे जो लोग आते हैं तुम उनसे जो ट्रीट करते हो, तुम उनको जिस तरह जिल्लत और रसवाई से पेश आते हो, जिस तरह तुम उनको जलील करते हो, सुप्रीम कोर्ट में तो तुम्हारी इज्जत होती है वहां पर। बिल्कुल ठीक है। तुम्हें उस तरह जलील कर, जिस तरह आईजी के दफ्तर के सामने, जिस तरह डीसी के दफ्तर के सामने, जिस तरह चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के सामने लोग जलील होते हैं, अगर इसी ब्यूरोक्रेसी को सुप्रीम कोर्ट में उस तरह जलील करने, इनको तो हार्ट अटैक हो जाएगा। राइट, योर कमेंट, आपके कमेंट आ गए। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खलीज टाइम की रिपोर्ट की, दास्तान शाम और आपकी लाइव कॉल्स। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, इंडियन नेशनैलिटी कौन मांग रहा है, मामला उठाया है खलीज टाइम्स ने। रिपोर्ट क्या है जानते हैं औरिया साहब से। और ये सब मामला क्या है? ये नहीं, खलीज टाइम ने एक रिपोर्ट किया है कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री कहती है कि हमें तकरीबन 1200 के करीब लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हमें नेशनैलिटी दी जाए, वो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से? पाकिस्तान। अच्छा। अब मैं ये बड़ी तल्ख हकीकत बयान करने लगा हूँ जी, और अमूमन मेरे जो सेकुलर दोस्त हैं ना जी, और जो कॉम्प्रस दोस्त हैं जी, वो इसको पेश नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो है हिंदुओं की बलूचिस्तान से हुई है। ठीक। पहला शख्स
जो कि अगवा हुआ था वो गिरधारी लाल भाटिया था। ये 90 के आगाज़ में अगवा हुआ था और वहाँ से रैंसम दे के उसके बच्चे सारे मेरे बहुत अच्छे जानने वाले थे। अभी भी उसका एक भतीजा है भाटिया, श्यामलाल भाटिया मेरा ख्याल है, वो वहाँ पर डेंटल सर्जन है। अच्छा। तो रैंसम दिया और फिर उसके बाद एक दिन बहुत बड़ा वहाँ ताजर था, एक दिन खबर आई कि वो शख्स जो है आराम से उठा और इंदौर चला गया। अच्छा। उसको कॉम्प्रस्तों ने अगवा किया था। अच्छा। उन लोगों ने अगवा किया था जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, जिन्होंने मजहब की बुनियाद पे अगवा नहीं किया था, जिनके नज़दीक सदीक बलोच जो था वो भी ताजर था, उनका अपना बलोच था, उसको भी अगवा करके ले गए थे वो लोग। राइट। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। राइट। ठीक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं नोशकी में था और नोशकी में अचानक हिंदुओं बच्चों की लड़ाई हुई जी, और वो मेरे पास रिपोर्ट दर्ज कराने के, मैंने SHO को कहा रिपोर्ट कर दो। जागी डिस्ट्रिक्ट था, शाम के वक्त सारी के सारी हिंदू पंचायत हमारे पास आ गई और उन्होंने कहा कि हमें खौफ है उन BSO के लड़कों से। जी। बड़ी अजीबोगरीब बात की कि उन्होंने हमारे बच्चों के साथ ज्यादती की है और उनकी तस्वीरें बना के अपने पास रखी हुई। अच्छा। मैंने कहा मैं तो देख लूंगा कैसी की तैसी, ये कौन सी बात है कि लॉ, मतलब मैं जब तक हूं, मैं कल डिप्टी कमिश्नर से चला जाऊं तो चला जाऊं। जी। लेकिन वो रो पड़े बेचारे। और फिर एक दिन मुझे वहीं पता चला कि कुछ तरह सामान बांधा और चले गए, इंदौर में चले गए। अच्छा। एक बहुत MP होता था अर्जुन दास बुकटी, बड़ा बुकटी में रहता था, बड़े आराम से वहां पर रहता था। जी। अकबर बुकटी बहुत कमाल का आदमी था, उसने तलाल बुकटी, वो भी मर गया है, जी। अब मैं क्या कहूं, उसकी आमद पे पाबंदी लगा दी थी क्योंकि हिंदुओं ने शिकायत की थी अच्छा। कि ये हमारे साथ ज्यादती करता है। अपने बेटे, जब तक अकबर बुकटी जिंदा रहा है, तलाल बुकटी जो है डेरा बुकटी में नहीं आ सका, चला गया। माइनॉरिटी के उसका मामले भाई चला गया। जी। एक एक जगह से लोग चले गए। ये सारे लोग जो हैं, इनको किसने मजबूर करके भेजा वहां पर? राणा चंद्र सिंह जहां पर होता था जी, MNA था, हाथ मिलाता था और जाके धोता था हाथ किसी भेल से या कोहली से या मुसलमान से, क्योंकि मेरे मजहब में शामिल है कि मेरा, हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा। हालत यह है कि पॉलिटिकल स्लोगनाइज करने के लिए जी, कि ये जनाब मुसलमान को ये करते हैं तो फलान को ये करते हैं, और ये पूरी दुनिया में कन्वर्जन होती है यार। जी हाँ, होती है। इंग्लैंड में हर रोज 2 से 3 बंदे मुसलमान होते हैं, फ्रांस में 3 से 4 बंदे मुसलमान होते हैं। किसी असेंबली ने बिल पास नहीं किया कि ये क्यों हो रहा है। जी हाँ। किसी ने नहीं कहा मजबूरी से होते हैं, किसी ने नहीं कहा इश्क से होते हैं। पाकिस्तान के लोगों को खुजली होती है इस्लाम के नाम पे, असल मसला ये है। राइट। कॉल है मेरे ख्याल। दास्तान शाम पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइव कॉल्स हम लेना शुरू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम मुख्तार चौहान है, मुल्तान से बात कर रहा हूँ जनाब। जी चौहान साहब, फरमाइए क्या कहेंगे? ये पिछले दिन ये ब्लॉगर्स के हवाले से बात करनी थी। हमने कंप्लेन भी की है, मैंने भी खुद की है कंप्लेन, FIA साइबर क्राइम को भी की है। जी जी। लेकिन वो सबूत मांगते हैं, बात नहीं सुनते और बिल्कुल ऐसे करते हैं। राइट, ठीक है, योर पॉइंट हैज बीन टेकन। मुख्तार चौहान साहब आप मुल्तान से कॉल कर रहे थे, कहते हैं ब्लॉगर्स के हवाले से हमने कंप्लेंट्स की हैं, बेतहाशा कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मौसूल हुआ, ना ही कोई ब्लॉकेज हुई है पेजेस के हवाले से। मेरी कल बात हुई थी उनसे, PTA के चेयरमैन से, जी जी। तफसीर मुझे बहुत लोगों ने बाकायदा मेल्स भी भेजी हैं कि हमने, उन्होंने कहा कि मसला सारा ये है जी कि एक तो होता है कि रेगुलर जो मतलब कोई साइट है जी, जिसमें .pk करके आता है, HTTPS वाली जी, साइट, जी, जी। वो तो हम ब्लॉक बंद कर लेते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जहां पर कोई डोमेन जो है जी वो एक पूरा कुछ चीज प्रोवाइड करे, जैसे फेसबुक एक डोमेन है, जी, जैसे यूट्यूब एक डोमेन है, तो ये डोमेन प्रोवाइड कर रही है, तो ये पूरी की पूरी वो बंद होनी पड़ती है ना। जी जी। या फिर ये होता है कि हम पूरी पूरी कंप्लेन उठा के सर Facebook को बड़ी देते हैं। भोंडी सी लॉजिक दी है इसके पीछे, बहुत बड़ा राज है सर, अगर जी, I खोला know। जाए तो बड़ी डिटेल में हम चले जी, जी, छोड़ जाएंगे। दें। ये IT एक्सपर्ट से पूछेंगे तो जी, पता जी, चलेगा जी, हमें। मैं चाहता हूं कि अगला शो हम IT एक्सपर्ट पे करें जी। और हम बताएं कि कैसे बंद किया जा सकता है। मुझे जो IT एक्सपर्ट चाहते हैं जी कि ये बताएं कि ये कैसे बंद किया जा सकता है, हम उनको इनवाइट करते हैं इस प्रोग्राम के तहत Right। कि वो हमें हमारे इस नंबर पे कॉल करें। हमारी प्रोड्यूसर साहिबा जो हैं वो उनके रिकॉर्ड करेंगी नाम, उनको हम मुख्तलिफ जगह पे कैमरे पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि बताएं कि कितनी आसानी से बंद हो सकता है। Exactly। लेकिन वो चाहते हैं कि हम जी बंदे तक पहुंचना चाहते हैं, और ये बेसिकली पाकिस्तान के कहानी कुछ खिलाफ और है, कहानी कुछ और है, कहानी कुछ और है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर।
जी, कौन सा, आप कहाँ से? जी, मेरा नाम आसिफ परमान है। मेरा ताल्लुक KPK मर्दान से और रहता स्विट्जरलैंड में हूँ। जी जी और आप दोनों से ये ओरिया साहब से एक सवाल, दो सवाल है। जी जी कीजिए, फरमाइए। ओरिया साहब, आपको लग रहा है कि मसला नवाज शरीफ के गवर्नमेंट में ये कश्मीर का कुछ बनेगा? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जो शख्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपना जबान इस्तेमाल नहीं कर, उसका जवाब नहीं दे रहा, वो कश्मीर पे क्या जी, बात करेगा? बिल्कुल ठीक और है। सर, दूसरा सवाल है कि मसलन ये पानामा का जो आपने देखा होगा हर कंट्रीज में, जैसे बिल्कुल इंग्लैंड ठीक में, है, जैसे और कंट्रीज में बिल्कुल ठीक है उसका- जनाब आसिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट समझ लिया है हमने। पहला मेरी पॉइंट यह है आवाज कि नहीं आ नवाज रही, शरीफ माइक साहब पर। की गवर्नमेंट में, ये बताइए क्या ऐसा मुमकिन है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडियन अथॉरिटीज जो उनके ये रिलेशन? नवाज शरीफ साहब खुद जवाब दे रहे थे, मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ? अच्छा, और दूसरा लेकिन सवाल, ये है कि पैरामा- सारे नवाज शरीफ मुखलिस हैं, जिस सारी के ना जरदारी मुखलिस है, मौलाना फजल रहमान चाह मुस्तकिल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हो। वैसे सर क्या आपकी किया? आपकी नजर में किसको होना चाहिए मौलाना साहब की जगह? कोई कमीशन कमेटी होनी नहीं चाहिए। अच्छा, कमेटी की जरूरत ही नहीं? आपको फोर्सफुल तरीके से आपका एग्रेसिव आपको स्टांस लेना चाहिए। राइट। देखिए, दुनिया पूरी के अंदर हर मुल्क शत्रुल अरब पे एग्रेसिव स्टैंड है ना ईरान का, जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हर जगह। यस। किसी कश्मीरी को होना हाँ, चाहिए? कश्मीरी को होना चाहिए। राइट, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं मिसेस तलत बात कर रही हूँ। जी जी मिसेस तलत, फरमाइए क्या कहेंगी? हाँ, और यह मकबूल जान साहब, आपने कश्मीर पर जो बात की और जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो तस्वीर खींची है, जी, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। लेकिन अब मजबूर है, क्या कर सकते हैं। कश्मीरी तो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और हर पाकिस्तानी की दिली दुआ है और सपोर्ट है कि जरूर अल्लाह ताला वो वक्त ला। राइट राइट मिसेस तलत, योर पॉइंट हैज बीन टेकन, ठीक है, अप्रिशिएट किया ये आवाज आ गई थी जी मुझे। जी आगे ठीक है, ज़ाहिर बात है, लेकिन एक बात तय है कि असल मसला ये है कि जिस तरह एग्रेसिव स्टैंड हमारा बाकी मामलात के अंदर होता है, हमारा कश्मीर के मामले में वाकई नहीं है। जिस तरह इंडिया वहां पर जाके अपनी बात करता है, आप खुद देखें ना जी। कि इंडिया ने हाफिज सईद को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, रोज जी, हम जी, मुलाकात जी, होती है, agree। उठते हैं, बैठते हैं। बिल्कुल। उस फलाह इंसानियत का इतना बड़ा काम है कि जल्जले में जहां कोई नहीं पहुंचा, फलाह इंसानियत वहां के वो लोग पहुंचे पहुंचे हैं। आप अंदाजा करें कि हिंदुओं ने वहां मीरपुर में जाके उनके लिए जुलूस निकाला है, क्योंकि सारे पानी के जहां पंप हैं वो हाफिज सईद वगैरह लगाते हैं, लेकिन उस इंडिया सर कटिंग इट वेरी शॉर्ट, बहुत कम टाइम रह गया है। दास्तान शाम में क्या हो रहा है जरूर शाम में बताएं। बहुत जुल्म हो रहा है। हालत यह है कि शाम में ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ऐसी नहीं है। इन्होंने कम से कम 50 के करीब गार्ड्स जो है उनका इंटरव्यू लिया है, जी, वहां से जो लोग भागे हैं उनका इंटरव्यू लिया है। राइट। 17,000 बंदे जो हैं सिर्फ उस जेल के टॉर्चर में मरे हैं, और 13,000 लोगों को पब्लिकली कैदियों के सामने फांसी लगाया Oh गया। my goodness। यानी उसको पकड़ा, उठाया और उसके सामने फांसी लगा दिया गया। उसने कहा है कि 50 डिफरेंट किस्म के ऐसे टॉर्चर के तरीकेकार हैं जो उन्होंने इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्चर समझे जाते हैं, यानी जिल्लत और रुसवाई वाले से ज्यादा तकलीफ दे कि एक आदमी को उल्टा लटकाया जाता है और उसके नीचे कोयले की अंगूठी उसके सर के नीचे रखी जाती है। जुल्म बर्बरियत की इंतहा है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अभी भी ये मुस्लिम उम्मा जो है ये तफरीक में पड़ी हुई है। आप ईरान से बोलो, शाम के खिलाफ बोले, नहीं बोलेगा। आप उसका कहो, आपने हसन नसरुल्लाह को कहो शाम के खिलाफ बोले, कहा नहीं, हाफिज ठीक कर रहा है, बशर दो, किसी को बोलो, ठीक है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, उसको यमन के खिलाफ को बोले, वो नहीं बोलेगा। हम तो कातिल लोग इकट्ठे हो गए हुए हैं, अल्लाह हम पे रहम करे। नाज़रीन, अल्लाह हम पे रहम करे। प्रोग्राम हरफराज में इतना ही। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के शो से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।